नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10वीं के फिजिक्स के पहला अध्याय यानी कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थंबनेल में लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान कक्षा 10 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के VVI 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसा थंबनेल में लिखा हुआ ठीक ऐसा ही आज 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 10th और 12th दोनों के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए, आज का पहला सवाल प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन जो है इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव, और आज का पहला सवाल है, कहता है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। यदि इसका आंसर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हम बताने जा रहे हैं प्रकाश की किरण जो होता है वो गमन करती है सीधी रेखा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक हवा में होता है, उसके बाद जल में होता है, उसके बाद कांच में होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, कहता है प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किसमें होता है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किसमें होता है? तो पहले ये देख लीजिए कि प्रकाश का वेग निर्वात में जो होता है, निर्वात में होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जल में जो होता है 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वायु में भी लगभग निर्वात के बराबर ही होता है। और कहता है कांच में होता है 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जितना भी मोटर गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, कहता है उसके सामने जो चालक के सामने जो लगा रहता है दर्पण, वह कौन सा दर्पण होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। और उत्तल दर्पण वहाँ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और उस दर्पण पर जो है एक साथ मतलब बहुत सारा गाड़ी का प्रतिबिंब बन जाता है। इसीलिए मोटर गाड़ी में जो है चालक के सामने हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल नंबर 4 कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मोटर कार का हेडलाइट हो, चाहे टॉर्च हो, चाहे हजामत दर्पण हो, चाहे डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली दर्पण हो, ये सब जगह, और सर्च लाइट हो, ये सब जगह जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए सवाल नंबर 4 कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल नंबर 5वां क्या कहता है? सवाल नंबर 5वां है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वह हमेशा काल्पनिक बनता है। और एक बात और जान लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है।
समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल नंबर 6 को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा हुआ है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता यानी कि P इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है उसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए सवाल नंबर 7 को देखिए, कहता है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? देखिए सवाल नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश जा रहा है, इसको मतलब इसके पथ को दर्शाने के लिए हम जो चित्र तैयार करते हैं उस चित्र को बोला जाता है किरण आरेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं, कहता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो दोस्तों हम पीछे बताए थे, यानी कि P बराबर जो होता है 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है और P का मान दिया हुआ है, P का मान मेरा दिया हुआ है 2, यानी कि 2 बराबर 1/f। तो मेरा हो जाएगा f बराबर हो जाएगा 1/2 मीटर में, इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा मेरा 50 बार में, तो मेरा आंसर निकल जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। सबसे पहले ये समझिए उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल यानी कि उत्तल लेंस का जो होता है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है ये होता है प्लस में, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होता है, और अवतल लेंस जो मेरा होता है, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होता है। तो देखिए कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता क्या होगी तो भैया यानी कि f का मान मेरा दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है मेरा 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो कट करके हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और फार्मूला होता है, और देखिए फार्मूला होता है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, तो f का मान रख देंगे 1/2, तो P बराबर हो जाएगा 2, यानी कि P बराबर हो जाएगा 2। और उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी रहे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी रहे चाहे उत्तल लेंस की क्षमता रहे, तो हमेशा पॉजिटिव में लिखाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि +2 डायोप्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण का जो समूह होता है उस समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज बोलते हैं या प्रकाश पुंज बोलते हैं। किरण पुंज बोलते हैं या प्रकाश पुंज बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए सवाल नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी इसको हम बता चुके हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो दोस्तों उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए और देखिए फिर देखिए वही क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता दोस्तों ऋणात्मक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखिए, उत्तल लेंस में होता क्या है, उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो एक बिंदु पर जाकर के मिलता है, एक बिंदु पर जाकर के मिलता है तो उसको बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी का मतलब हुआ अभिसारी। देखिए अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है। अभिसारी का मतलब यह हुआ कि प्रकाश सभी बिंदु पर मतलब प्रकाश जो है अलग अलग बिंदु पर से आकर एक बिंदु पर यदि जमा होगा तो उसको बोलेंगे अभिसारी, और एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाएगा तो उसको बोलेंगे अपसारी। उत्तल लेंस में होता क्या है, उत्तल लेंस में प्रकाश जो होता है अलग अलग बिंदु से निकलकर एक बिंदु पर जमा हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अभिसारी लेंस। यानी कि उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस जो होता है उसको बोलते हैं अपसारी लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सवाल नंबर 13 जो है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए उसके बाद देखिए सवाल नंबर 14 कहता है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस में क्या होता है भैया, प्रकाश जो है एक बिंदु से निकलकर अलग अलग बिंदु में दिशा में फैल जाते हैं, तो इसे बोलते हैं अपसारी लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसका प्रयोग जो है लेंस बनाने में नहीं करते हैं। जल का भी प्रयोग लेंस बनाने में किया जाता है, कांच का तो होता ही है, प्लास्टिक का होता भी है, तो मिट्टी, ये भी सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है। मिट्टी जो है, मिट्टी यानी कि लेंस बनाने में मिट्टी का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए देखिए कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए दर्पण का आप कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए। दर्पण में एक होता है समतल, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण में क्या बनेगा, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, हमेशा छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में जो है हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। और अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के बराबर भी बनेगा, वस्तु के छोटा भी बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, और अवतल दर्पण जो है इसमें वस्तु से छोटा भी बनेगा, वस्तु से बड़ा भी बनेगा और वस्तु के बराबर भी बनेगा। तो देखिए सवाल कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये मेरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। और देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अभी हम तुरंत बताए थे, यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। अवतल में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए बी को क्लिक कर देते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए, कहता है अच्छा प्रकाश के परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, तो प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। और ये सवाल परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, अपवर्तन के कितने नियम। परावर्तन के नियम कहेगा तब पर भी 2 होगा और अपवर्तन का नियम कहेगा तब पर भी 2 होगा। देखिए कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अच्छा और देखिए कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए एक माध्यम क्या है मेरा, एक माध्यम मेरा हवा है। चलिए एक माध्यम मेरा हवा है और दूसरा माध्यम जो है हवा से कांच में जाती है। हवा से कांच में जाती है, इससे मान लीजिए इससे मान लीजिए ये मेरा माध्यम है, ऊपर का माध्यम मेरा हवा है, इसको मान लेते हैं हवा, और इसको मान लेते हैं कांच। ऊपर का माध्यम हवा है और नीचे का माध्यम कांच है। यहाँ से अभिलंब को खींच देते हैं और यहाँ से हम जो है एक अभिलंब को खींच दिए हैं। उसके बाद देखिए अभिलंब को जब खींच दिए हैं
आपको ये पता होनी चाहिए, हवा में जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और कांच में जब आता है तो कांच में हो जाता है मेरा 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। देखिए प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। देखिए हवा से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ आ रही है, अभी जो इसका चाल होगा 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो इसका स्पीड जो है यानी कि चाल जो है वेग जो है कम घट करके चला आएगा 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए यदि मान लीजिए जैसे ही चल रहा था यानी कि 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, यदि यही वेग से चलता तो जैसे था उसी चला जाता। लेकिन जब इसका वेग घट जाता है इसीलिए ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक करके चलने लगता है। तो देखिए कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है यानी कि अभिलंब के निकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो दोस्तों आप ये बात समझ लीजिए कि फोटोग्राफी होता है चाहे मानव नेत्र होता है, फोटोग्राफी हो चाहे मानव नेत्र हो तो उसमें हमेशा उत्तल लेंस पाया जाता है यानी कि उत्तल लेंस उपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत हिट है, बहुत बार पूछा हुआ है। कहता है साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर का मतलब जैसे मोटरसाइकिल में होता है बगल में लगा हुआ रहता है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए एक साथ बहुत सारा गाड़ी का प्रतिबिंब बन जाता है और ड्राइवर को जो है गाड़ी चलाने में बहुत आसानी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 22। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों आपको ये बात जान लीजिए कि फोकस दूरी जो होता है, देखिए फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो देखिए दोस्तों फोकस दूरी का मान दे दिया है 10, फोकस दूरी का मान दे दिया है 10। हमसे पूछ रहा है बताइए आर का मान कितना होगा? तो इसको इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों थोड़ा सा फोटो से समझाते हैं। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, इस पर प्रकाश की किरण आ रही है तो आने वाला किरण को बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ एक अभिलंब खींच देते हैं, ये मेरा हो गया आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, उसको बोलते हैं आपतन कोण। और यही जब प्रकाश की किरण टकरा करके इधर निर्गत हो जाती है तो ये हुआ निर्गत किरण और ये हुआ अभिलंब। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए सवाल नंबर 24। देखिए कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि लेंस जो होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वस्तु से बड़ा छोटा बराबर प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस जो होता है उसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी करता क्या है, वो छोटा छोटा चीज़ को बड़ा बना करके दिखाता है यानी कि बड़का प्रतिबिंब बनता है। तो बड़का प्रतिबिंब जो बनता है ये हमारा बनता है उत्तल लेंस में। तो कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 25। देखिए 25 क्या कहता है? कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है?
देखिए लेंस का जब बात करते हैं तो अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। सॉरी, उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस में दोनों बनता है। यहाँ लिख देते हैं उत्तल और उत्तल। देखिए उत्तल लेंस जो होता है, देखिए दोस्तों उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस और होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस में दोनों बनता है, उत्तल लेंस में दोनों काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। अवतल लेंस जो होता है इसमें केवल काल्पनिक बनता है। तो कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है अवतल दर्पण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए परावर्तन के नियम में से निर्धारित होता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है, तो भैया प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम यही कहता है कि मान लीजिए कोई सतह पर आने वाला किरण है, ये हुआ आने वाला किरण और ये हुआ अभिलंब, और अभिलंब और आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण आई, और जब टकरा करके इधर लौट जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण आर। ये हुआ आपतन कोण, ये हुआ परावर्तन कोण। तो प्रकाश का नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा, यानी कि आई हो जाएगा आई इक्वल टू आर, यानी कि आपतन कोण जो है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो देखिए आपतन कोण जो है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये सवाल ये क्वेश्चन जो है जिस टाइम हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस टाइम भी पूछा था। देखते हैं और अगले क्वेश्चन को। चलिए कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों लेंस में जो फोकस होता है, लेंस में मुख्य फोकस और लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, जैसे मान लीजिए मेरा लेंस हो गया, यहाँ थोड़ा सा फोटो बना देते हैं, ऐसे ये ब्रश ले लेते हैं यहाँ से, ये हो गया लेंस। देखिए लेंस में जो एक फोकस इधर रहता है, एक फोकस इधर रहता है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए। कहता है सर्च लाइट का परावर्तक होता है। सर्च लाइट कहिए, चाहे हेडलाइट कहिए, चाहे टॉर्च वाला कहिए, और उसके बाद डॉक्टर जो उपयोग करते हैं सब में होता है अवतल दर्पण, और हजामत बनाने में उपयोग जो किया जाता है वो भी होता है अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, यहाँ अवतल में दर्पण होना चाहिए, यहाँ अवतल दर्पण छूट गया, दर्पण लगा देते हैं, अवतल दर्पण। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। और देखते हैं अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न को। चलिए कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में होता क्या है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जब हजामत बनाते हैं तो कभी कभी छोटका दाढ़ी जो होता है छूट जाता है। इसीलिए जब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो छोटका दाढ़ी भी बड़ा दिखाई देने पड़ता है, और हजामत को जो होता है मतलब नाई को जो है हजामत बनाने में सुविधा होता है। इसीलिए दाढ़ी बनाने में या हजामती दर्पण के रूप में हमेशा जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप भी चाहते हैं कि 10th या 12th में मेरे ही तरह बेहतर मार्क्स लाएं तो हमारे क्लास से जुड़े रहें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।